नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार ऊपरी स्तर से फिसला, निफ्टी सेंसेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली, आईटी शेयर्स में दिखी खरीदारी, मेटल, रियलिटी, तेल गैस शेयर्स पर दबाव। खत्म हो सकता है एनएसई के आईपीओ का इंतजार, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे बोले एनएसई के आईपीओ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। 2 अप्रैल से ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले भारत की बड़ी तैयारी, सूत्रों के मुताबिक यूएस इंपोर्ट पर 30% तक घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड पर कल से शुरू होगी आधिकारिक चर्चा। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पेश, यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़, महिलाओं, व्यापारियों, झुग्गियों और महिला सुरक्षा पर खास फोकस। सीएम बोली पूर्व की आप सरकार ने शीश महल बनाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने नया विवाद, बीजेपी विधायकों की नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद रखने की मांग, ईद पर मीट नहीं सिर्फ सेवैयां खाने की सलाह। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का सौगाते मोदी अभियान, 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर दी जाएगी सौगाते मोदी किट। बीजेपी के पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में करेंगे संपर्क। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, साथ ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी बजट में पूरा किया गया है। तो दिल्ली के बजट में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं ये जानते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं, काफी इंतजार किया जा रहा था इस बजट का, क्या कुछ निकल कर आया है दिल्ली वालों के लिए रेखा गुप्ता के पिटारे से? जी, इस सरकार का ये पहला बजट है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी का जो दिल्ली के लिए संकल्प था उसकी बहुत हद तक झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। जो वायदे किए गए थे उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। पिछला जो बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था वो 76,000 करोड़ का था। ये बजट 1 लाख करोड़ का है, लगभग 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। और अगर मैं थीम्स की बात करूँ, 3 बड़े थीम दिख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, दूसरा यमुना की सफाई और जो दिल्ली राजधानी में जो वाटर कनेक्शन है उसको बढ़ाना, और तीसरा जो अगर हम देख सकें तो स्वास्थ्य। ये 3 बड़े थीम देखने को मिल रहे हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़। राजधानी में 50,000 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे जिससे महिला जो सुरक्षा है उसमें मदद मिलेगी। अगर हेल्थ की बात करें तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप बीमा के तहत दिल्ली सरकार देगी। यमुना की सफाई पे खास ध्यान दिया गया है। 500 करोड़ तो यमुना की सफाई के लिए है, लेकिन उसके अलावा 9,000 करोड़ के लगभग जो पूरा आवंटन है वो दिल्ली में जो जल आपूर्ति है उसको लेकर किया गया है। अभी गर्मियां आने वाली हैं तो वाटर टैंकर्स की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो इस बार दिल्ली में पानी के टैंकरों की मॉनिटरिंग होगी GPS सिस्टम के तहत, उसके लिए भी 150 करोड़ दिए गए हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 500 करोड़ का इसमें आवंटन दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े घोषणा किए गए हैं, जैसे कि जो दिल्ली में सड़क निर्माण है या पुल निर्माण है उसके लिए लगभग 3800 करोड़ है। पहली बार दिल्ली में घोषणा की गई है कि वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करेंगे, और साथ ही दिल्ली राजधानी अपने लिए एक औद्योगिक और वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी लाएगी। एक और जो खास बात है, करीब 100 अटल कैंटीन खोले जाएंगे जहां काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए भी करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो कोशिश की गई है जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उसे पूरा करने की, और थोड़ा लोक लुभावन बनाने की भी इससे कोशिश की गई है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई सारे बड़े वादे इस बजट में किए गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इन वादों पर अमल भी किया जाएगा। और आपको बता दें, बजट पेश करने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की आप सरकार ने अपना शीश महल बनवाया, अब दिल्ली की सरकार गरीबों के लिए घर बनवाएगी। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट।
इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है पिछले साल की तुलना में, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार, और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बजट को ऐतिहासिक बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को हवाई बजट बताया है। उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। चलिए अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद रखा जाए, क्योंकि नवरात्र आस्था का पर्व है। इसके साथ ये भी मांग हो रही है कि ईद पर सिर्फ सेवैयां खाई जाए, मीट नहीं। आपको बता दें, बीजेपी के कई विधायकों ने डीएम को अपने इलाकों में नवरात्र के मौके पर 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा है कि नवरात्र में मीट बैन होना चाहिए, ना सिर्फ काटना, उसे पकाना, बनाना पर भी पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। महावर का यह भी दावा है कि मीट की महक से ही व्रत टूट जाता है। मैंने खुले में मांस काटना, पकाना और बेचना 9 दिन के लिए इस पर प्रतिबंध की मांग की है। आप क्लोज डोर में बेचें, कांच के दरवाजे के पीछे बेचें, आप हाइजीनिक पैक करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो व्रतधारी हैं, जो हिंदू सनातन आस्थाधारी हैं, जो व्रत रखते हैं, वो जब भारी संख्या में जाते हैं, आते हैं और सामने खुला रूप से मांस कट रहा है, बिक रहा है, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। आपको ये भी बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने भी नवरात्रि पर नॉनवेज बंद करने का समर्थन किया है। त्योहारों में जिस तरह से हिंदू मंदिरों के आसपास मीट की बिक्री, ये भी बड़ी चिंतनीय बात है। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, वर्ष प्रतिपदा के तुरंत बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। उन नवरात्रों के दौरान भी दिल्ली में और अन्य ऐसे स्थानों पर मीट पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मीट बैन करने की मांग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर किस तरह से तंज कसा है, आइए आपको दिखाते हैं। 1 महीना बीत गया उनको अरविंद केजरीवाल को गाली देने से, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब सोना है, उस सब से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करें। चलिए अब आपको बता दें, यशवंत वर्मा के घर पर कैश कांड को लेकर एक बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर कैश कांड की जांच में पूरी तरह से जुट गई है। आज उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास का दौरा किया। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। मैं इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। ये वही घर है जहां पर होली के दिन आग लगी थी। उस आग की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई, साथ ही पुलिस अधिकारी भी उस मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब आग बुझा ली तो उन्होंने एक कैमरे के अंदर भारी मात्रा के अंदर उनको कैश मिला। इस कैश की सूचना उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। चीफ जस्टिस ने आनन फानन में कोलिजियम की एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के निर्देश दे दिए। इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के भेज दिया। हालांकि अभी यहाँ पर एक
इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पहला ट्रांसफर एक पहला स्टेप था। उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बना दी है, 3 जजों की ये इन हाउस कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। एक बार इससे रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके बाद इनके ऊपर किसी तरह का एक्शन देखने को हमें मिलेगा। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। बाजार में तेजी का दौर जारी है। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 33 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी में 10 पॉइंट की तेजी रही। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही तो वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब जान लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार तेजी का मूड में दिखाई दिया। आज किन स्टॉक में रौनक और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें हाई लेवल से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। यूबीएस की रिपोर्ट आई थी सीमेंट सेक्टर पे, उसके बाद पूरे ही सीमेंट सेक्टर में हमें एक एक्शन देखने को मिला था। ट्रेंड में आज करीब 3% की तेजी है। बजाज फिनसर्व में 3% और ग्रासिम इंडस्ट्री भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक। ऑनगोइंग क्राइसिस के चलते इंडसइंड बैंक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की भी बात करें तो ट्रंप के टैरिफ को लेके पूरा का पूरा फार्मा पैक ही आज थोड़ा सा प्रेशर में था। मिड कैप की बात करी जाए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में करीबन 2% का इजाफा, एस्टर डीएम 2%, पीरामल फार्मा में 3% और कालपाट्रू प्रोजेक्ट भी करीब 4% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए इस टाइम पे मिड कैप के अंदर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 5% की कमजोरी, QIPs की लॉन्च हुई है जिसके बाद प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 5% की कमजोरी, कैस्ट्रॉल इंडिया 5% और साथ ही साथ स्वान एनर्जी भी करीबन 6% की गिरावट के साथ आज के सत्र में हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। NSE के IPO का इंतजार खत्म हो सकता है। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि NSE IPO के मामलों को देखकर जल्द फैसला करेंगे। But surely I think we'll look into it. I've just, sort of, we'll apply our mind on how is it and how we can take it forward and what's the issues. आपको बता दें, सेबी चीफ के इस बयान के बाद NSE IPO को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। पिछले 8 साल से लटके इस IPO का रास्ता साफ हो सकता है। IPO की पूरी कहानी की डिटेल्स अब ले लेते हैं मिताली जैन से। तो मिताली, NSE IPO के रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें हैं और कब तक अब इसके आने की उम्मीद है? जी, NSE का IPO काफी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन फाइनली सेबी चीफ ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कल की एक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वो NSE के IPO को फिर से रिव्यू करेंगे और अपने गवर्नेंस इश्यूज जो भी चल रहे हैं यहाँ पे, इस पर फिर से एक मुहर लगाएंगे। NSE पहले भी IPO की सुर्खियों में रहा है। 2016 में जब इसने एप्लीकेशन फाइल करी थी तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ हर्डल्स का यहाँ पे सामना करता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में ही इसने अपना NOC भी यहाँ पे सबमिट किया है और NSE का जो IPO है इसका सबसे बड़ा कंसर्न कोलोकेशन वाला केस था, जिसके कारण सेबी ने इसको अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। NSE की अगर हम बात करें तो दुनिया का नंबर 1 डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिहाज से, और मार्केट कैप से हम देखें तो ग्लोबली ये 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनीज का वो $5.7 ट्रिलियन तक है। और अगर NSE का IPO लॉन्च होता है तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वैल्यूएशन 4 से 5 लाख करोड़ तक देखने को मिल सकती है। ग्लोबली अब हम बात करते हैं तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि US, चाइना, जापान, उसके बाद NSE का नंबर आता है तो इंडिया को ये टॉप 5 में रैंक करता हुआ चल रहा है। और PE की भी बात करेंगे तो काफ़ी स्टेबल अच्छा PE आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में टोटल 4 स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टेड है, जिसमें से BSE, MCX, IEX शामिल है। और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशंस पे आपको NSE यहाँ पे नजर आएगा। अब हम आगे बात करते हैं NSE की अनलिस्टेड शेयर में क्रेज की। तो 2021 में जहाँ इसके शेयर होल्डर्स का नंबर 2000 के आसपास था, वो 2024 में 20,500 तक पहुँच चुका है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के सेगमेंट में इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी क्रेज दिखाते हुए नजर आए हैं। बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने के बावजूद
के अलावा यहाँ पे जो इसका मार्केट डोमिनेंट है, मार्केट शेयर का डोमिनेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कैश सेगमेंट में देखें तो 94% मार्केट शेयर के डोमिनेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में 99.9% का मार्केट शेयर एनएससी के पास है और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, सब में ही आपको एनएससी यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अलावा एनएससी एक कैश मशीन भी है। जी हाँ, FY24 के नंबर्स पे अगर आप नजर डालें तो रेवेन्यू 16,000 करोड़ के आसपास है, पैट 8300 करोड़ यानी कि मार्जिन है 50% से ज्यादा का, नेटवर्थ भी यहाँ पे 24,000 करोड़ की है। तो सबकी नजरें अब आईपीओ के ऊपर है कि एनएससी का आईपीओ आखिर कब यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, भारत के साथ ट्रेड वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज से भारत के दौरे पर आ रहा है। कल से दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता होगी। इस बीच रॉयटर के हवाले से खबर ये मिल रही है कि यूएस से इंपोर्ट पर भारत 30% तक टैक्स घटा सकता है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक से। तो आलोक बताएं, काफी इंपॉर्टेंट ये बायलैटरल टॉक है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि यूएस से जो असिस्टेंट यूएसटीआर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी टीम आज भारत पहुंच रही है इंडो यूएस बायलैटरल टॉक्स को लेकर। और इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के बीचों में जो ट्रेड बैलेंसेस हैं उसको बेहतर किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जो टीम है वो 4 दिवसीय दौरे पर है, 4 दिन भारत में रुकेगी, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ पर रुकेगी और कई सारे लेवल पे यहाँ पर चर्चा होगी जो इंडो यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है उसको लेकर। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि भारत जो है कई मोर्चों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने को तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसमें कहीं ना कहीं भारत को राहत मिले। तो इस तरह से लिस्ट बन रही है जिसमें माना जा रहा है कि करीब 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो यहां से एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं 50% के करीब कटौती हो सकती है। ऐसी जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत कोशिश करेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के एवज में जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वहां राहत मिले। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। कभी टूटी सीट तो कभी व्हील चेयर ना मिलना, हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायतें हर दिन बढ़ती जा रही है। अब सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए एयरलाइंस को सेवाओं को लेकर ज्यादा जवाबदेह बनाने की तैयारी कर रहा है। कैसे, ये जानते हैं रोहन सिंह से जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, किस तरह से अब एयरलाइंस कंपनियों पर ज्यादा जवाबदेही तय की जाएगी डीजीसीए की तरफ से, क्या जानकारी है आपके पास? जी, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई सारे मामले आए हैं, चाहे वो देर से व्हीलचेयर मिलने की वजह से एक महिला के मेडिकल इमरजेंसी की खबर हो, या फिर एक केंद्रीय मंत्री को फॉल्टी सीट की खबर हो, या फिर जो बैगेज लॉस्ट है। इस तरह के कई मामले हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैसेंजर्स को कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए ये तो साफ है, लेकिन उस सुविधाओं की क्वालिटी क्या होनी चाहिए इस पर बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अब सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। जो पैसेंजर सर्विसेज दिए जा रहे हैं उनकी सर्विस क्वालिटी क्या होगी, इसके ऊपर अब बातचीत शुरू हो रही है। अगले सप्ताह एक बैठक होगी व्हील चेयर के ऊपर, उसमें तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको बुलाया जाएगा और ठीक इसके बाद हर सप्ताह एक बैठक एक मुद्दे पे होगी और इन जो तमाम एयरलाइंस की तरफ से जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर एक सर्विस स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे जिनका पालन तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको करना पड़ेगा। हालांकि ये शुरुआत है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत की गई है सर्विस स्टैंडर्ड को बढ़ाने की। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी हाल में ही एक और फैसला लिया गया था कि जो आपको टिकट दिया जाता है उसके साथ ही जो पैसेंजर्स के राइट हैं वो भी उनका लिंक भी शेयर किया जाएगा। तो कोशिशें की जा रही हैं कि पैसेंजर्स की सर्विस क्वालिटी में सुधार हो और उनकी जानकारी उन्हें सही समय पर मिल सके। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत में ईवी के बाजार में टेस्ला की एंट्री, BYD का 5 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज करने का दावा और इस साल लॉन्च होने वाले मॉडल्स की लंबी कतार। ईवी का जो बाजार है लगातार गर्म होता जा रहा है और आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए इलेक्ट्रिक कार गर्म हुआ बाजार।
स्वागत है और अब बात करेंगे सौगाते मोदी की। बिहार और बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसे लेकर सभी पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी ईद के मौके पर सौगाते मोदी नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है। सौगाते मोदी अभियान में बीजेपी का टारगेट गरीब मुस्लिम वोटर्स है और जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और गरीब मुसलमानों को ईदी किट भी देंगे। मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगात ए मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। वहीं इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ चुनाव के समय ही बीजेपी को मुसलमान की याद क्यों आती है। राजा महाराजा है क्या, सौगात दे रहे हैं? ये क्या राजतंत्र बना दिया है? लोकतंत्र है। अभी बड़ी अच्छी एक किताब आई है रितिका खेड़ा की, खैरात नहीं हक। प्रधानमंत्री जी पढ़ें। ये जो मुफ्त फलाना जगह अपना फोटो चिपका देते हैं, बस डेथ सर्टिफिकेट बचा हुआ है जहां फोटो नहीं चिपकाते हैं, शायद उससे अभी तक दूरी बना के रखी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा सब करके देख लो। बिहार में तेजस्वी ने लंबी लकीर खींच दी है, उस लकीर के आसपास आने में वक्त लगे। प्रधानमंत्री जी के मन में अगर मुसलमान को सौगात देने की बात आई है तो मुसलमान को सौगात सुरक्षा की दें, मुसलमान को सौगात शिक्षा की दें, मुसलमान को सौगात सम्मान की दें, मुसलमान को सौगात रोज़गार की दें। ये सौगात है मुसलमान के लिए। मुसलमान भिखारी नहीं है कि आप उसे भीख में चंद किट बांट करके उसे संतुष्ट कर देंगे। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम आरक्षण, सियासी टेंशन, 7:57 पर जरूर देखिए। तो चलिए मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।